है। तो कहने का मतलब पेशेंट को चक्कर आता है, वर्टाइगो आता है, साथ ही साथ पेशेंट का जो विजन है वो खराब हो जाता है, और साथ ही साथ कान में अजीब अजीब तरह की साउंड सुनाई पड़ता है, और जो हियरिंग जो कैपेसिटी है वो दिन पर दिन घट जाता है, कम हो जाता है, यानी पेशेंट को कम सुनाई देता है। तो ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसको बोला जाता है मेनियर्स डिजीज। जो लोग 8, 10, 15, 20, 25 मेडिसिन एक साथ देते हैं, ये किताब उन लोगों को फिर से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ये किताब पढ़िए, पढ़ने के बाद थोड़ा सा सीख लीजिए इस किताब से, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनियर्स डिजीज़ के बारे में। मेनियर्स डिजीज़ आखिरकार क्या होता है, क्यों होता है, और होम्योपैथी में हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। एक पेशेंट का फीडबैक के साथ, एक पेशेंट का रिव्यू के साथ, और क्या ड्रग सिलेक्शन किया गया था उस पेशेंट के लिए, उनका प्रॉब्लम कितना हद तक ठीक हुआ है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेनियर्स डिजीज़ आखिरकार क्या होता है। दोस्तों, मेनियर्स डिजीज आखिरकार 8th नंबर क्रेनियल जो नर्व है, जिसका नाम है ऑडिटरी। ऑडिटरी पहले बोलते थे, लेकिन अभी मेडिकल साइंस ने बताया है कि उसका नाम ऑडिटरी से चेंज होकर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व हो चुका है। तो कहने का मतलब 8th नंबर जो क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है अभी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, तो वहां पे मैल फंक्शनिंग होने के कारण से ये प्रॉब्लम आखिरकार उत्पन्न होता है। वी ऑल नो दैट देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व दैट हैज इमर्ज फ्रॉम आवर ब्रेन। नाम क्या क्या है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजिमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, या फिर उसको बोल सकते हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। तो ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व का नाम मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें से जो 8 नंबर नाम मैंने बताया, ऑडिटरी या फिर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने का कारण से पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है, जैसे कि वर्टाइगो का प्रॉब्लम, कान में अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ना, या फिर कान में सुनाई कम देना, यानी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो दिन पर दिन कम हो जाता है पेशेंट का अंदर। इसके अलावा अजीब अजीब तरह की साउंड, हमिंग साउंड, बजिंग साउंड, अलग अलग तरह की पेशेंट कहता है कि मुझे अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई पड़ता है कान में। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा पेशेंट को देखने में भी प्रॉब्लम होता है, यानी पेशेंट का जो विजन है वो भी दिन पर दिन खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब पेशेंट को चक्कर आता है, वर्टाइगो आता है, साथ ही साथ पेशेंट का जो विजन है वो खराब हो जाता है, और साथ ही साथ कान में अजीब अजीब तरह की साउंड सुनाई पड़ता है, और जो हेयरिंग जो कैपेसिटी है वो दिन पर दिन घट जाता है, कम हो जाता है, यानी पेशेंट को कम सुनाई देता है। तो ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसको बोला जाता है मेनियर्स डिजीज। और इस डिजीज को जिसने आविष्कार किया था उनका नाम है प्रॉस्पर मेनियर, यानी उनके नाम पर ही इस डिजीज का नाम रखा गया है, मेनियर्स डिजीज। और उन्होंने ही इस चीज को, इस बात को प्रूफ करके बताया। नहीं तो पहले जमाने के लोग सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ब्रेन से कोई प्रॉब्लम के कारण से ये चीज होता था, लेकिन उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया कि ये जो प्रॉब्लम होता है ये ऑडिटरी जो नर्व है, जो 8th नंबर क्रेनियल जो नर्व है, वहां कोई मैल फंक्शनिंग होने के कारण से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। और अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिरकार क्यों किसी के अंदर होता है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक इडियोपैथिक है, इसका ठोस जो रीज़न साइंस अभी तक बता नहीं पाई है। लेकिन साइंस ये बिलीव करती है कि जो लोग नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट, तम्बाकू, ये सब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। यानी 8th नंबर जो क्रेनियल नर्व है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके कारण से ही कहीं ना कहीं मेनियर्स डिजीज उत्पन्न हो सकता है। अब मैं केस पे आता हूँ। मेरा ये जो पेशेंट का आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट का एज तो है 45 ईयर्स, और इस पेशेंट ने भी बहुत ज़्यादा, एक टाइम ऐसा था बहुत ज़्यादा सिगरेट वो पिया करते थे। तो अब तो ये सिगरेट पीना छोड़ दिए, लेकिन इनका अंदर ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो चुका है। इनका प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट हुआ था राइट साइड से। राइट साइड का ईयर में इनका पहले प्रॉब्लम चालू हुआ था, लेकिन अब लेफ्ट में भी होना स्टार्ट हो चुका है। राइट वाला जो ईयर है वो, उसमें हाफ सुनाई पड़ता है, यानी कहने का मतलब 50% जो उनका हियरिंग जो कैपेसिटी है वो खो चुके हैं, वो लॉस्ट हो चुका है। जो लेफ्ट वाला ईयर है उसमें ठीक ठाक सुनते हैं, लेकिन उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ इनको चक्कर आता है, वर्टाइगो आता है, और विजन प्रॉब्लम, यानी अब इनको देखने में भी प्रॉब्लम होता है। यानी इनका आंख का जो नंबर है वो दिन पर दिन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, चश्मा पहनने के बावजूद भी, ग्लासेस पहनने के बावजूद भी वो ठीक से देख नहीं पाता है। तो कहने का मतलब इनको चक्कर आता है,
इनको कान में सुनाई कम देता है, साथ ही साथ कान में एक रिंगिंग टाइप इनको आवाज़ सुनाई पड़ता है, जैसे कि कोई बेल बजा रहा है, इस तरह की इनको आवाज़ सुनाई पड़ता है, और आँख में इनको दिखाई कम देता है। तो ये जो 3 सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताया, यानी वर्टाइगो, कान में कम सुनाई देना या फिर अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देना, इसके अलावा विजन प्रॉब्लम, तो ये 3 सिम्टम्स मेनियर्स डिजीज़ के अंदर बड़ा कॉमन सिम्टम है, यानी सभी पेशेंट का अंदर ये कहीं ना कहीं देखा गया है। तो इन सिम्टम्स को आपको एज ए होम्योपैथ बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो आपको नहीं देना, यानी बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देना है। बीइंग अ होम्योपैथ आपको इन सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस तो देना है, लेकिन आपको अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स को आपको खोजना पड़ेगा पेशेंट का अंदर। यानी वर्टाइगो बोल दिया, वर्टाइगो के लिए आप मेडिसिन खोजेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको देखना पड़ेगा कि वर्टाइगो का मोडालिटी क्या है। हियरिंग का प्रॉब्लम बताया, लेकिन हियरिंग का प्रॉब्लम के अंदर पेशेंट को किस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम के अंदर आखिरकार पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह का वो इमेज देख रहे हैं, उनका प्रॉब्लम कब बढ़ता है, कब कम होता है। तो इन बातों का पता लगाना पड़ेगा। इन बातों का अगर आप पता नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप एक परफेक्ट दवा का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको पता लगाना पड़ेगा कि पेशेंट का अंदर हियरिंग प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसका आगे पीछे आपको पता लगाना पड़ेगा। वर्टाइगो कब बढ़ता है, कब कम होता है, विजन प्रॉब्लम के अंदर क्या वो देखता है, तो उनको ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप एक परफेक्ट दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे। जो मुझे पता चला पेशेंट से पूछताछ करने पर, वो ये था कि सबसे पहले इनका प्रॉब्लम राइट ईयर से स्टार्ट हुआ था और हियरिंग जो कैपेसिटी है वो घट रहा था। अब तो लेफ्ट में भी आ चुका है प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्ट हुआ था राइट साइड से। अब इनको कान में एक रिंगिंग टाइप, एक झुनझुनी टाइप इनको आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं, एक रूब्रिक हम लोग मानकर चलेंगे इसको कि यानी रिंगिंग साउंड। ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि केंट रेपर्टरी के अंदर ये जो दवा का सिलेक्शन हम लोग किए हैं वो इन रूब्रिक के अंदर है या नहीं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पहले बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो हियरिंग के अंदर पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब एक रिंगिंग टाइप मुझे आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो ये फर्स्ट रूब्रिक हो गया। सेकंड जो सिम्टम है वो है विजन के अंदर, वो देखता तो है लेकिन फॉगी, यानी उनको धुंधला सा उनको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड रूब्रिक हो गया, फॉगी। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है वर्टाइगो। वर्टाइगो के अंदर पेशेंट जो फील करता है, जो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह नींद से उठता हूँ तब मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद वो कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन वो दिन भर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रहता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में जब मैं नींद से उठता हूँ तब मेरा अंदर ये प्रॉब्लम यानी चक्कर आने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि वर्टाइगो मॉर्निंग टाइम में जो दवा का सिलेक्शन किए हैं वो दवा हमारा वहाँ पे है या नहीं। तो ये 3 सिम्टम जो मैंने बताया आपको, ये 3 सिम्टम के लिए वहाँ पे जिस दवा का सिलेक्शन हम लोग किए हैं वो दवा वहाँ मैच कर रहा है कि नहीं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले बोल देता हूँ कि जिस दवा का मैं सिलेक्शन किया हूँ उस दवा का नाम है कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब इज राइट साइडेड रेमेडी, यानी इनका प्रॉब्लम शुरू होता है राइट साइड से, बाद में लेफ्ट साइड में जा सकता है। अब मैं आप लोगों के लिए केंट रेपर्टरी खोलकर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि बाकी सिम्टम्स के लिए कैलकेरिया काब जो हम सिलेक्शन किए हैं वो वहाँ पे है या नहीं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग देखते रहिए। दोस्तों ये मैं केंट रेपर्टरी आप लोगों के लिए खोल कर रखा हूँ। ईयर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। पेशेंट ने बताया था कि कान में इनको नॉइज़ सुनाई पड़ता है। नॉइज़ किस तरह का नॉइज़, रिंगिंग नॉइज़, ये आप देख सकते हैं। रिंगिंग यानी कान में कुछ ऐसा बज रहा है, जैसे कि रिंगिंग टाइप कुछ बज रहा है, झुनझुनी टाइप कुछ बज रहा है। तो यहाँ पे कैलकेरिया काब है या नहीं? जी है, फर्स्ट ग्रेड में है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में ये मेडिसिन है यहाँ पे। दोस्तों ये सेकंड सिम्टम जो हम लोग कलेक्ट किए थे पेशेंट से वो है फॉगी। पेशेंट ने बताया था कि मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तो विजन फॉगी। यहाँ पे देखिए कैलकेरिया काब है कि नहीं, जी है, फर्स्ट ग्रेड में है कैलकेरिया काब। दोस्तों अब बात करते हैं वर्टाइगो की। पेशेंट ने बताया था कि इनको चक्कर आता है, और चक्कर कब आता है? सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्टाइगो इन जनरल पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कैलकेरिया काब है या नहीं। कैलकेरिया काब फर्स्ट ग्रेड में है, वर्टाइगो इन जनरल कैलकेरिया काब फर्स्ट ग्रेड। और उसके बाद देख लेते हैं, पेशेंट ने बताया था कि मॉर्निंग टाइम में इनका वर्टाइगो की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता है, एग्रावेशन होता है। तो मॉर्निंग
वर्टाइगो मॉर्निंग, सुबह का टाइम, यहाँ पे कलक्रिया कब है या नहीं? जी, कलक्रिया कब है। भले सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कलक्रिया कब यहाँ पे है, यानी सुबह का टाइम अगर चक्कर आता है, वर्टाइगो होता है, तो वहाँ पे कलक्रिया कब काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे एक क्लासिकल होम्योपैथ अपना पेशेंट के लिए दवा का सिलेक्शन करता है। इसी प्रकार से करते हैं हम लोग दोस्तों। यानी पेशेंट तो 10 प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है, पेशेंट को एक ही दवा देंगे, लेकिन वो एक दवा से ही पेशेंट का अंदर जितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा दवा का सिलेक्शन करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि हर एक सिम्टम्स के अंदर वो दवा फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग दवा का रेपर्टराइज करते हैं और इसी प्रकार से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। होम्योपैथी में एक समय में एक पेशेंट को एक ही दवा देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है। जिसने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनका ये कहना है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर अगर 273 अगर एफोरिज्म अगर आप पढ़ लेंगे, मैं आप लोग को दिखा दूंगा वहाँ पे क्या लिखा है। ये मेरा लाइन नहीं है, मैंने किताब को नहीं बनाया। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का जो किताब है ये मेरा लिखा हुआ किताब नहीं है। जो 273 एफोरिज्म है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। जिसने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनका कहना है। वो क्या कहते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि एक समय में एक पेशेंट को एक दवा देना है। तो आज ये भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले एक किताब देख लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी किताब है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, सैमुअल हैनेमन। ये मेरा किताब नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इस किताब के अंदर बेसिकली होम्योपैथी की जो रूल्स होती है, किस प्रकार से एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करना चाहिए, नियम कायदे इस किताब के अंदर लिखी गई है। तो इसके अंदर जो एफोरिज्म 273 है, मैं पहले से खोल कर रखा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। 273 यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन नो केस अंडर ट्रीटमेंट इज इट नेसेसरी एंड देयरफॉर नॉट परमिसेबल टू एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एट वन टाइम। यानी जो बात मैं अक्सर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन से अधिक मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, किसकी किताब में लिखा है? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की किताब में लिखा है। उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन में इस बात को बताया है कि एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन से अधिक मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो ये मेरा बात नहीं है, जो मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हुआ आ रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये इनका कहना है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि जो इस पेशेंट का प्रॉब्लम था मेनियर्स डिजीज़ की, इस पेशेंट का प्रॉब्लम मेरा ट्रीटमेंट से सॉल्व हुआ है या नहीं, या फिर इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं पेशेंट का फीडबैक। पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे हियरिंग के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, 90% तक इंप्रूवमेंट हो चुका है। 90-95% इन्होंने लिखा है कि इनको इंप्रूवमेंट हो चुका है। वर्टाइगो की अगर बात करें तो वर्टाइगो की प्रॉब्लम कभी कभी होता है, लेकिन जो मॉर्निंग टाइम में वर्टाइगो होता था वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो वर्टाइगो इनको कभी कभी होता है, रेयरली इनको कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो मॉर्निंग टाइम में इनको एक्सेसिव वे में इनको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती थी, ये अब नहीं होता है। इसके अलावा जो इनको देखने में प्रॉब्लम होती थी, यानी जो फॉगी विजन जो इनको आया करता था, उसके अंदर भी 80-85% तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट ने बताया कि सर मुझे इतना इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या इस पेशेंट को ठीक करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट ठीक हो ही चुका है और 1-2 बार का मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम्स पूरी तरह 100% ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद फिर से रिलैप्स करेगा, ऐसा नहीं। ये प्रॉब्लम अगर एक बार ठीक हुआ तो एकदम हम लोग मान कर चल सकते हैं कि लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम दोबारा इनका अंदर रिपीट नहीं होगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस पेशेंट का अंदर मुझे 8, 10, 15, 20 मेडिसिन देने की कोई दरकार पड़ी? मैं तो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया, कैलकेरिया का पूरा सिम्टम्स पहले नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद रेपर्टराइजेशन किया, देखने के बाद अच्छी तरह से पता किया कि हर सिम्टम्स हर रूब्रिक के अंदर कैलकेरिया का फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो कि पेशेंट का हर एक रूब्रिक के अंदर यानी हर एक प्रॉब्लम के अंदर वो मेडिसिन इंडिकेट किया। आप लोगों ने देख भी लिया कि हर एक रूब्रिक के अंदर पेशेंट का अंदर कैलकेरिया का जो मेडिसिन है वो इंडिकेट कर रहा था। तो ये हमारा मेडिसिन जो है ये आइडल मेडिसिन इसको हम लोग बोल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रियल होम्योपैथी, दिस इज द क्लासिकल वे टू ट्रीट द पेशेंट।
इसी प्रकार से हैनमन ने, डॉक्टर केंट ने, डॉक्टर नैश ने, डॉक्टर बोनिंग ने, डॉक्टर हेरिंग ने, डॉक्टर एच.सी. एलेंस ने अपना पेशेंट को ठीक किया है और इसी प्रकार से ट्रीटमेंट करने के लिए अपनी किताब में इन्होंने कहे भी है। एफोरिज्म 273 जो आप लोगों ने देखा, वो एफोरिज्म सॉरी ये जो किताब है आप लोगों ने देख लिया होगा। ये किताब आप लोग ले लीजिए, इसका जो प्रिंसिपल है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो लोग 8, 10, 15, 20, 25 मेडिसिन एक साथ देते हैं, ये किताब उन लोगों को फिर से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ये किताब पढ़िए, पढ़ने के बाद थोड़ा सा सीख लीजिए इस किताब से, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।